दोस्तों, एक सवाल, क्या होगा अगर आपको पता चले कि जो लोग आपकी रक्षा करने का दावा करते हैं, जो कहते हैं कि वो दुनिया को सेफ रखते हैं, वही लोग असल में दुनिया को खतरे में डाल रहे हों? और क्या होगा अगर एक ऐसा आदमी जो इस सब से थक कर क्वाइट लाइफ जीना चाहता है, उसे एक बार फिर उस अंधेरी दुनिया में खींच लिया जाए, लेकिन इस बार दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी लगा दी। यह है 2026 की अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म टॉम क्लेंसीज जैक रायन गोस्ट वॉर, जो अमेज़न प्राइम वीडियो के सबसे पॉपुलर स्पाई सीरीज जैक रायन का थिएट्रिकल फीचर फिल्म एक्सटेंशन है। जॉन क्रसिंस्की एक बार फिर जैक रायन के रूप में स्क्रीन पर आए हैं और इस बार की मिशन किसी भी पिछली मिशन से ज्यादा पर्सनल, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा मोरली कॉम्प्लिकेटेड है। यह सिर्फ टेररिस्ट्स को पकड़ने की कहानी नहीं है, ये इस सवाल की कहानी है कि जब अच्छे लोग गलत रास्ता पकड़ लें तो उन्हें कौन रोकेगा। तो शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को एकदम शुरुआत से। वॉशिंगटन डीसी के एक हलचल भरे इलाके में जैक रायन एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में काम कर रहा है। सीआईए के उन थका देने वाले, जिंदगी को दांव पर लगाने वाले दिनों के बाद जैक ने एक फैसला किया था। बस हो गया, उसने अपनी इंटेलिजेंस करियर को अलविदा कह दिया था और एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। ऑफिस, फाइल्स, मीटिंग्स, कॉफी, यह उसकी नई दुनिया थी। यह दुनिया बोरिंग थी, प्रेडिक्टेबल थी, लेकिन सेफ थी। कोई बुलेट नहीं, कोई बॉम्ब नहीं, कोई बिट्रेयल नहीं। लेकिन जैक रायन को अच्छी तरह पता था, और जो इस सीरीज को जानते हैं उन्हें भी पता है कि एक्शन हीरोज कभी फुली रिटायर नहीं होते। कुछ न कुछ हमेशा उन्हें वापस खींच लेता है। एक दिन जैक के ऑफिस के बाहर एक फेमिलियर साइट दिखती है, काले रंग की एसयूवीज का एक कॉन्वॉय, और उन गाड़ियों में से उतरते हैं जेम्स ग्रियर, जिनका किरदार वेंडेल पियर्स ने निभाया है। ग्रियर सीआईए के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, जैक के पुराने बॉस, पुराने मेंटर और एक तरह से पुराने दोस्त भी। ग्रियर का जैक के पास आना कोई सोशल विजिट नहीं है। उनके चेहरे पर एक ऐसी अर्जेंसी है जो जैक को तुरंत समझ आ जाती है। ग्रियर जैक को एक तरफ ले जाकर सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं। दुबई में सीआईए का एक सीक्रेट कॉन्टैक्ट है, एक इन्फॉर्मेंट जिसके पास बेहद क्रिटिकल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन एक बड़े टेररिस्ट थ्रेट से जुड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह कॉन्टैक्ट बहुत नर्वस है, बहुत स्केर्ड है, और वो किसी आम सीआईए ऑपरेटिव से नहीं मिलेगा। वो जैक रायन से मिलना चाहता है पर्सनली। उसे जैक पर ट्रस्ट है। ग्रीर कहते हैं कि यह एक सिंपल एक्सट्रैक्शन है। दुबई जाओ, कॉन्टैक्ट से मिलो, इंफॉर्मेशन लो, वापस आ जाओ, बस इतना। जैक मना करता है। वो कहता है कि उसकी वो जिंदगी अब पीछे छूट गई है। ग्रियर उसे कहते हैं कि यह मिशन सिर्फ जैक ही कर सकता है, कोई और नहीं, और यह सिर्फ एक बार की बात है। जैक जानता है कि यह कहानी वो सुन चुका है, सिर्फ एक बार। लेकिन ग्रीर के शब्दों में और उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई है जो जैक को रुकने पर मजबूर करती है। कुछ बड़ा है, कुछ जिसे ग्रीर पूरी तरह शेयर नहीं कर रहे। जैक फाइनली हाँ कहता है। दुबई जाने से पहले उसकी मुलाकात होती है माइक नवंबर से, सीआईए फील्ड ऑपरेटिव, जिसका किरदार माइकल केली ने निभाया है। माइक और जैक की केमिस्ट्री पुरानी है। दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की बातें बिना एक्सप्लेन किए समझते हैं। माइक को ग्रियर ने यह मिशन असाइन किया है जैक के साथ फील्ड में रहने के लिए, और दुबई में जैक को एक नया साथी मिलता है, एम्मा मार्लो। एम्मा MI6 ऑफिसर है, यानी ब्रिटिश इंटेलिजेंस की एजेंट, जिसका किरदार सिएना मिलर ने निभाया है। एम्मा शार्प है, कॉन्फिडेंट है और अपने काम में बेहद एक्सपर्ट है। पहली मुलाकात में जैक और एम्मा के बीच एक प्रोफेशनल टेंशन है। दोनों अलग अलग एजेंसीज के हैं, दोनों की वर्किंग स्टाइल अलग है, लेकिन दोनों का मकसद एक है, इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करना। दुबई की चमकती हुई स्काईलाइन के नीचे एक क्राउडेड मार्केट प्लेस में जैक अपने कॉन्टैक्ट से मिलता है। वो कॉन्टैक्ट एक मिडिल एज्ड आदमी है जो बेहद घबराया हुआ है।
उसकी आंखें बार बार इधर उधर देखती हैं, जैसे वो हमेशा यह चेक करता हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जैक उसे काम करने की कोशिश करता है। कॉन्टैक्ट बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि एक बड़ी साजिश हो रही है, कि कुछ लोग हैं जो एक टेररिस्ट नेटवर्क को रीएक्टिवेट करने की कोशिश में हैं और कि इसके पीछे वो लोग हैं जिन्हें कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इतनी एक्सप्लोजिव है कि उसे खुद डर है कि वो इस मीटिंग से बाहर निकल पाएगा या नहीं। और उसका डर गलत नहीं था। मीटिंग के बीच में ही सब कुछ बदल जाता है। कॉन्टैक्ट अचानक बहुत तेज रिएक्शन में आता है और एक असैसिन का ब्लेड उसकी गर्दन पर आ जाता है। कॉन्टैक्ट की वहीं मौत हो जाती है। जैक और माइक एक साथ रिएक्ट करते हैं। वो अटैकर्स से फाइट करते हैं, लेकिन अटैकर्स ट्रेन्ड और प्रिपेयर्ड हैं। एमा भी कहीं नजदीक से सिचुएशन मॉनिटर कर रही थी और वो भी फाइट में कूद जाती है। एक इंटेंस डेंजरस सीक्वेंस में तीनों किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन इस अटैक ने जैक के दिमाग में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह अटैकर्स कौन थे? उन्हें इस मीटिंग के बारे में कैसे पता था? ये इंफॉर्मेशन लीक हुई और कहां से? जैक का पहला शक नेचुरली सीआईए के किसी इनसाइडर पर जाता है, क्योंकि इस मीटिंग के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। जैक, माइक और एमा मिलकर उन अटैकर्स को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे एक नाम सामने आता है, लियम क्राउन। लियम क्राउन का किरदार मैक्स बीजली ने निभाया है। लियम एक फॉर्मर सीआईए ऑपरेटिव है, हाईली ट्रेन्ड, हाईली एक्सपीरियंस्ड और हाईली डेंजरस। लेकिन जो बात लियम को बाकी सीआईए ऑपरेटिव से अलग करती है वो ये है कि वो एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा था जो अब ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। स्टारलिंग प्रोग्राम। स्टारलिंग प्रोग्राम, ये नाम जैक के लिए नया है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 9/11 के बाद जब पूरी दुनिया टेररिस्ट थ्रेट से डरी हुई थी और जब यह साफ हो गया था कि ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस मेथड्स काफी नहीं हैं, तब CIA ने एक एक्सट्रीमली सीक्रेट ऑफ द बुक्स ब्लैक ऑप्स टीम बनाई जिसका नाम रखा स्टारलिंग। स्टारलिंग का एक ही काम था, टेररिस्ट क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें डिस्ट्रॉय करना। लेकिन स्टारलिंग को एक स्पेशल प्रिविलेज था जो कोई दूसरी CIA टीम को नहीं था। उसे किसी से परमिशन नहीं लेनी थी, कोई ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल नहीं, कोई पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं, कोई ओवरसाइट नहीं। बस टारगेट आइडेंटिफाई करो और एलिमिनेट करो। शुरुआत में स्टारलिंग बेहद इफेक्टिव था। कई टेररिस्ट प्लॉट्स को स्टारलिंग ने उनके शेपिंग स्टेज में ही तबाह कर दिया। कई बड़े अटैक्स रुक गए। स्टारलिंग के मेंबर्स अपने काम को जमीर से करते थे। वो मानते थे कि वो दुनिया को सेफ बना रहे हैं और उस काम के लिए उन्हें कोई क्रेडिट भी नहीं मिलता था, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई मेडल नहीं, क्योंकि ऑफिशियली वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन जब आपके पास इतनी पावर हो और कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो तो अब्यूज इनएविटेबल है। एक ऑपरेशन में स्टारलिंग ने एक ऐसी जगह हिट की जहां सिविलियंस भी थे। बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए। यह स्कैंडल इतना बड़ा था कि CIA को स्टारलिंग को ऑफिशियली टर्मिनेट करना पड़ा। प्रोग्राम बंद हो गया, मेंबर्स को स्कैटर कर दिया गया और ऑफिशियली इस प्रोग्राम का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। लेकिन लियम क्राउन कभी इस टर्मिनेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। लियम का मानना था और अभी भी है कि स्टारलिंग जरूरी था। उसका कहना है कि दुनिया में टेररिज्म अभी भी है, थ्रेट्स अभी भी हैं और एक प्रोग्राम जो बिना रेड टेप के काम कर सके वही इफेक्टिवली इन थ्रेट्स से निपट सकता है। उस सिविलियन कैजुअल्टीज वाले इंसिडेंट को वो एक कोलैटरल डैमेज की तरह देखता है। उसके हिसाब से जो बड़ा भला हुआ उसके सामने वो नुकसान छोटा था। तो लियम ने अपने कुछ पुराने स्टारलिंग कलीग्स को मिलाकर एक अनऑफिशियल अनऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ स्टारलिंग फिर से शुरू किया। यह नया स्टारलिंग CIA को नहीं जानती, गवर्नमेंट को नहीं जानती। यह लियाम का पर्सनल ऑपरेशन है और लियाम इसे जस्टिफाई करने के लिए एक बड़ा प्लान बना रहा है। वो दुनिया के लीडर्स को यह प्रूव करना चाहता है कि स्टारलिंग जैसा प्रोग्राम जरूरी है।
और इसके लिए वो एक या कई मेजर टेररिस्ट अटैक्स को होने देने की प्लानिंग कर रहा है, या और भी डेंजर्स, खुद ऐसे अटैक्स को स्टेज करने की, ताकि दिखाया जा सके कि बिना स्टारलिंक के दुनिया कितनी अनसेफ है। यह रिवेलेशन जैक को डीपली डिस्टर्ब करता है। वो ग्रियर के पास जाता है और उनसे डायरेक्टली पूछता है, क्या ग्रियर को स्टारलिंक के बारे में पता था? ग्रियर का जवाब कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, ग्रियर को स्टारलिंक के बारे में पता था। वो उस प्रोग्राम के अर्ली डेज में इन्वॉल्व्ड थे। यही वो बात है जो ग्रियर ने पूरी तरह शेयर नहीं की थी। जैक को गुस्सा आता है। ग्रियर ने उसे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसे एक ऐसी सिचुएशन में डाला जिसकी पूरी पिक्चर उसे नहीं थी। ग्रियर एक्सप्लेन करते हैं कि स्टारलिंक के एक के बाद एक ऑपरेशंस के बारे में जानने के बाद उन्होंने खुद इसे टर्मिनेट करवाने की सिफारिश की थी, लेकिन लियम, जो ग्रियर का ही प्रोटेजे था, जिसे ग्रियर ने ट्रेन किया था, उसने इस डिसीजन को धोखा माना। लियम का मानना है कि ग्रियर ने उसके साथ बिट्रेयल किया, और अब लियम जो कुछ भी कर रहा है उसमें एक पर्सनल ग्रीवेंस भी है ग्रियर के प्रति। जैक अब समझता है कि यह मिशन सिर्फ एक रोग ऑपरेटिव को पकड़ने की बात नहीं है। यह एक ऐसी मॉरल डिलेमा है जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के कोर में है। क्या एंड्स मीन्स को जस्टिफाई करते हैं? क्या एक टीम जो अच्छे के लिए काम करती है लेकिन किसी को जवाब नहीं देती, क्या वो एक्चुअली अच्छी है? जैक का जवाब क्लियर है, नहीं। क्योंकि अगर स्टारलिंग और टेररिस्ट्स में से कोई फर्क नहीं रहा तो वो फाइट किस बात की है? जैक, माइक और एमा की टीम लियम के नेटवर्क को ट्रेस करना शुरू करती है। यह नेटवर्क ग्लोबल है। दुबई, लंदन, बेरूट और कुछ अनडिस्क्लोज्ड लोकेशंस में लियम के ऑपरेटिव्स स्कैटर्ड हैं। हर जगह जाने पर एक नई चैलेंज होती है, एक नया फाइट होती है। लंदन में एक सेफ हाउस पर रेड होती है जहां जैक और माइक को गन फाइट में भारी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। एमा MI6 के अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करती है कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। धीरे धीरे लियाम के प्लान की लेयर्स उठने लगती हैं। पता चलता है कि लियम ने कुछ डॉर्मेंट टेररिस्ट सेल्स को रिएक्टिवेट किया है, यानी वो सेल्स जो कभी स्टारलिंग ने इन्फिल्ट्रेट की थीं और जिन्हें स्टारलिंग ने डिस्ट्रॉय नहीं किया था बल्कि डॉर्मेंट रखा था फ्यूचर यूज के लिए। यह एक और डार्क रिवेलेशन है। स्टारलिंग ने कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स को पूरी तरह खत्म नहीं किया था, उन्हें जानबूझकर बचाए रखा था ताकि उन्हें लेवरेज की तरह यूज किया जा सके। लियाम अब इन्हीं सेल्स को एक्टिवेट करके एक या एक से ज्यादा मेजर अटैक्स करवाना चाहता है। टारगेट्स क्या हैं? लियम का प्लान है एक ऐसे इंटरनेशनल समिट को हिट करना जहां दुनिया के कई बड़े लीडर्स एकत्र होंगे। अगर वहां एक बड़ा अटैक हो तो पूरी दुनिया दहल जाएगी और लियम का मैसेज क्लियर होगा। देखो, स्टारलिंग नहीं होता तो यह पहले ही रुक जाता। जैक की टीम को रेस अगेंस्ट टाइम में काम करना है। समिट कुछ ही घंटों बाद है। लियम और उसके ऑपरेटिव्स को ट्रैक करके उन्हें रोकना है। MI6 चीफ आर्नोल्ड से एडिशनल रिसोर्सेज मांगती है, जिसका किरदार डोमिनिक मफहम ने निभाया है। आर्नोल्ड एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट वाला आदमी है जो हर डिसीजन में कॉशन से काम लेता है। एमा उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्नोल्ड की हेजिटेशन वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करती है। इसी बीच जैक को एक और परेशान करने वाली जानकारी मिलती है। लियम के नेटवर्क में एक मोल है, एक CIA इनसाइडर जो लियम को इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है। यही वो लीक था जिसकी वजह से दुबई में वो फर्स्ट कांटेक्ट मारा गया था। कोई उनके अंदर से ही काम कर रहा है। जैक सस्पिशियस नजरों से हर किसी को देखने लगता है। एलिजाबेथ राइट का किरदार बेटी गैब्रियल ने निभाया है, एक सीनियर CIA ऑफिसर जो वॉशिंगटन से ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रही है। राइट एक कैपेबल और शार्प ऑफिशियल है, लेकिन जैक को उस पर पूरा ट्रस्ट है या नहीं, यह सिचुएशन वक्त वक्त पर अनक्लियर रहती है। पैट्रिक क्लिंगहॉफर, जिसका किरदार एडम बर्नेट ने निभाया है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस वेब में कहीं फिट होता है। क्लिंगहॉफर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो CIA और स्टारलिंग
दोनों से जुड़ी इंफॉर्मेशन रखता है। जैक उससे मिलता है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन हर मुलाकात में यह स्पष्ट होता है कि ट्रस्ट किसी पर भी पूरी तरह नहीं किया जा सकता। यह दुनिया ऐसी है। अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो सबसे इंटेंस है। जैक को लियम की एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है। वो वापस उसी इलाके में है जहां से स्टारलिंग का ऑपरेशन ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था। ये एक पोएटिक और सिंबॉलिक चॉइस है। जहां से सब शुरू हुआ वहीं सब खत्म होगा। जैक, माइक और एमा एक फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के लिए मूव करते हैं। लियम और उसके आर्म्ड ऑपरेटिव्स अच्छी तरह प्रिपेयर्ड हैं। वो जानते हैं कि जैक आएगा। आखिरकार लियम को भी जैक की इंटेलिजेंस और डिटर्मिनेशन का पता है। यह फाइनल सीक्वेंस एक ऐसे एनवायरनमेंट में होती है जो क्लॉस्ट्रोफोबिक और डेंजरस है। पुरानी बिल्डिंग्स, डार्क कॉरिडोर्स और हर मोड़ पर एक नया खतरा। माइक नवंबर, जो फील्ड में एक सीजन फाइटर है, वो एक साइड को हैंडल करता है, जबकि एमा दूसरी डायरेक्शन से आती है। जैक सीधे लियम की तरफ बढ़ता है। लायम के डिफेंडर्स एक के बाद एक न्यूट्रलाइज होते जाते हैं और फिर जैक का लायम के साथ फेस ऑफ होता है। यह सिर्फ एक फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, यह एक आइडियोलॉजिकल डिबेट भी है। लियम जैक को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, जैक, तुम और मैं बेसिकली सेम हैं। हम दोनों ने ऐसे काम किए हैं जो ऑफिशियली सैंक्शनड नहीं थे। हम दोनों ने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो किताबों में नहीं लिखे थे। तो तुम मुझ पर उंगली कैसे उठा सकते हो? लियम का यह आर्ग्यूमेंट सुनने में कंपेलिंग लगता है, लेकिन जैक इसे इमीडिएटली काउंटर करता है। जैक कहता है, फर्क है। फर्क यह है कि मैंने कभी किसी इनोसेंट को टारगेट नहीं किया। मैंने कभी किसी अटैक को होने नहीं दिया, सिर्फ इसीलिए कि मुझे प्रूव करना था कि मैं जरूरी हूं। और मैंने कभी एक रोग ऑपरेशन नहीं चलाई जो किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं थी। तुम्हारा स्टारलिंग, तुमने उसे एक टूल नहीं, एक वेपन बना दिया, और तुम उस वेपन के जज भी हो, जूरी भी हो और एग्जीक्यूशनर भी। लियम को यह आर्गुमेंट पसंद नहीं आता। वो अटैक करता है। दोनों के बीच एक इंटेंस फिजिकल फाइट होती है जिसमें दोनों की कैपेबिलिटी दिखती है। दोनों ने सेम ट्रेनिंग ली है, दोनों के रिफ्लेक्सेस शार्प हैं। लेकिन जैक में कुछ है जो लियम में नहीं है। एक मॉरल क्लैरिटी, एक पर्पस जो पर्सनल ग्रीवेंस या आइडियोलॉजी से ऊपर है। लियम को फाइनली न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके रिमेनिंग ऑपरेटिव्स या तो पकड़े जाते हैं या एलिमिनेट होते हैं। लियाम के प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ही रोक दिया जाता है। वो टेररिस्ट सेल्स जिन्हें उसने रीएक्टिवेट किया था, उन्हें भी CIA और MI6 की कंबाइंड ऑपरेशन में टारगेट किया जाता है। समिट सेफ रहता है, वर्ल्ड लीडर्स सेफ रहते हैं, लेकिन यह विक्ट्री कंप्लीटली क्लीन नहीं है। इस होल ऑपरेशन में कुछ CIA ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है, जिन्होंने या तो जाने अनजाने स्टारलिंग को सपोर्ट किया या लियम की एक्टिविटीज के बारे में जानते हुए भी कुछ नहीं किया। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। यह एक अनकंफर्टेबल प्रोसेस है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम आते हैं जिन पर जैक को ट्रस्ट था। ग्रियर, जो जैक के मेंटर रहे हैं, उनका रोल भी स्क्रूटनी में आता है। ग्रियर ओरिजिनली स्टारलिंग को सपोर्ट करने में इन्वॉल्व थे और फिर उन्होंने इसे टर्मिनेट करवाया। लेकिन क्या उन्होंने यह जल्दी इनफ किया? क्या उन्हें और पहले एक्शन लेना चाहिए था? ग्रियर इन सवालों का सामना करते हैं। जैक अपने मेंटोर के साथ एक रॉ, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करता है। ग्रियर एडमिट करते हैं कि कुछ गलतियां हुई कि जब उन्हें पहले एक्ट करना चाहिए था तब उन्होंने देरी की। यह मोमेंट दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू डिमेंशन जोड़ता है। यह कॉन्फ्रंटेशन ऑनेस्ट है और इमोशनली हैवी भी। एमा के साथ जैक की वर्किंग रिलेशनशिप पूरी फिल्म में इवॉल्व होती रहती है। शुरुआत में दोनों के बीच एक प्रोफेशनल डिस्टेंस था। अलग एजेंसीज, अलग लॉयल्टीज, अलग मेथड्स, लेकिन जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ती है, दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखते हैं। एमा की शार्प इंटेलिजेंस और जैक की मॉरल कंपास, दोनों मिलकर एक इफेक्टिव टीम बनाते हैं।
फिल्म के एंडिंग में यह हिंट है कि यह पार्टनरशिप आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। माइक नवंबर, जो पूरी फिल्म में जैक का सबसे रिलायबल साथी है, एक मेमोरेबल और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनकर उभरता है। माइक का ह्यूमर, उसकी फील्ड सेंस और जैक के साथ उसकी अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग, ये सब फिल्म को हैवी होने से बचाता है। एक पर्टिकुलरली फनी लेकिन टेंशन भरे सीन में माइक और जैक एक टाइट स्पॉट में फंसे हैं और माइक एक कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस जोक क्रैक करता है और यह मोमेंट ऑडियंस को रिलीफ देता है। फिल्म का ओवरऑल थीम बहुत रेलेवेंट है आज के समय में। यह क्वेश्चन कि